Welcome back, class 9th. Today, this is the 6th part of our history, chapter 3, Nazism and Rise of Hitler. So, let's continue our chapter. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economics Hjalmar Schacht. Hjalmar, J-A will be silent, Hjalmar Schacht, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. तो हिटलर ने अब इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए एक वहाँ जो इकोनॉमिक्स था हॉलमार शाक्ट, ठीक है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस पे किया, फुल प्रोडक्शन पे और फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। मीन्स कि एक तरह से गवर्नमेंट जॉब कह लो, कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो चला रही है उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. तो अब जो स्टेट फंडेड जो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो प्रोग्राम थे, तो उसमें जो जर्मनी के जो सुपर हाईवेज एक तो यहाँ पे बने, और एक जो वॉक्सवैगन जो कार है एक तरह से कह सकते हैं देन है। ओके, इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस. He pulled out the League of Nations in 1933. ओके, अब लीग ऑफ नेशंस क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड थी। तो वो मतलब जर्मनी का नाम उसमें से हटा लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ इसमें जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो इसी तरह से लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें बहुत सारे नेशंस उसमें आपस में मिलकर काम करते थे। तो वो यहाँ पे वो उससे बाहर हो गया। ही रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। अब जर्मनी का एक पार्ट जो राइनलैंड था उसको भी जो फ्रांस ने ले लिया था, तो उसने वो वापस एरिया रीऑक्यूपाई कर लिया। लेट अस रिकॉल विच वाज द एरिया Rhineland. See, let us recall which was the area Rhineland. This was the part which was taken by Francis as a punishment, okay, was imposed on Germany. So Hitler took it back. Okay, Hitler took this area back from France and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan "One People, One Empire and One Leader." ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी अपने साथ मिला लिया इस स्लोगन के थ्रू कि वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर। ही देन वेंट ऑन रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सडनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री। अब उसने जो चेकोस्लोवाकिया के अंडर में जो सडनलैंड था, ओके, जो सडनलैंड में था वो बेसिकली जर्मनी स्पीकिंग पीपल वहाँ पे रहते थे, तो उसने अपने अंडर में ले लिया। ओके, एंड पूरे चेकोस्लोवाकिया को उसने फिर अपने अंडर में ले लिया। पहले तो उसके एक पार्ट को उसने अपने अंडर किया, ठीक है, और फिर पूरे के पूरे चेकोस्लोवाकिया को भी उसने अपने अंडर में ले लिया। Gobbled up the entire country. In all of this, he had unspoken support of England. और अब यहाँ पे इंग्लैंड का उसको सपोर्ट मिल रहा था, अनस्पोकन, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी कंट्री बोल के ही किसी को सपोर्ट करे। अनस्पोकन सपोर्ट तो बहुत सारी कंट्रीज करती हैं, है ना। फॉर एग्जांपल चाइना गिव्स दिस अनस्पोकन सपोर्ट टू पाकिस्तान. Pakistan and China, they are very good friends. So most of the time China is giving unspoken support. So England also was giving unspoken support to Germany, which had considered the Versailles verdict too harsh. और इंग्लैंड की नज़रों में भी यही था कि जो वर्सेल्स की जो ट्रीटी थी और वर्सेल्स के जो फाइन इम्पोज हुए थे जर्मनी पे, वो बहुत ज़्यादा हार्श थे। ओके, मीन्स जर्मनी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी, इंग्लैंड भी ऐसा मानता था। दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम्ड टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। और अब जो जर्मनी को इस तरह की जो सक्सेस मिल रही थी, उससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब कंट्री की डेस्टिनी जो है वो अब पलटने वाली है, मीन्स अच्छा टाइम आने वाला है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर. Schacht
had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing. अब जो शाक्त था उसने एडवाइस किया कि रीआर्मामेंट पे जो है ह्यूजली इन्वेस्ट ना किया जाए. रीआर्मामेंट मीन्स जो बेसिकली आर्मी थी और आर्मी के जितने भी वेपन्स थे, ओके, तो उनके आर्म्स जो थे, उनके वेपन्स थे, उन पे ज़्यादा पैसा खर्च ना किया जाए. एज द स्टेट स्टिल रैन ऑन डेफिशिट फाइनेंसिंग. ठीक है, क्योंकि अभी तक जो बजट एक तरह से चल रहा था वो डेफिशिट फाइनेंसिंग था, घाटे का बजट था. ओके, घाटे का बजट कब होता है, डेफिशिट फाइनेंसिंग कब होता है, व्हेन इनकम इज लोअर देन द एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो अब जैसे आपकी फादर की अगर मंथली सैलरी है सपोज 10,000, ओके, बट आपके घर का अगर एक्सपेंडिचर 15,000 पर मंथ है, तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि एक्सपेंडिचर्स तो हाई है, ओके, और इनकम लो है, तो यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं डेफिशिट फाइनेंसिंग है. यानी कि 5,000 आपको उधार लेना होगा और फिर खर्च करना पड़ेगा अगर आप अपने खर्चों में कटौती नहीं करते हो तो इसी तरह से जो इकोनॉमिस्ट था उसने भी हिटलर को एडवाइस किया कि जो स्टेट था, जर्मनी स्टेट था, स्टिल रैन ऑन डेफिशिट फाइनेंसिंग. Cautious people, however, had no place in Nazi Germany. But नाजी जर्मनी में जो अभी इस तरह से जो कॉशियस पीपल थे, जो इस तरह की जो बातें करते थे, वो उनको पसंद नहीं किया जाता था. तो यही हुआ शाक्त के साथ भी. शाक्त हैड टू लीव. अब शाक्त को हटा दिया गया बेसिकली. ठीक है, हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. और हिटलर ने जो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए क्या किया, उसने वॉर को चुना. ओके, वॉर को उसने पसंद किया और उसने वॉर स्टार्ट कर दिया. ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसने वॉर स्टार्ट कर दिया. रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. उसने क्या सोचा कि जो रिसोर्सेज जो कम थे वो एक्सपेंशन करेगा अपनी टेरिटरी का, अपने एरिया का, और उसके थ्रू वो एक्यूमुलेट करेगा, यानी कि उसके थ्रू वो रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा. इन September 39 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड. ओके, दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. इससे फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में वॉर स्टार्ट हो गया. In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, strengthening Hitler's claim to international power. तो इन तीनों कंट्रीज़ के बीच एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट वो साइन हुआ कि उससे क्या हुआ, हिटलर की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पावर थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई एक तरह से. ओके, पपेट regimes supportive of Nazi Germany were established in a large part of Europe. अब यूरोप के लार्ज पार्ट में क्या किया, वो ऐसी मतलब ऐसे पपेट रिजाइम एक तरह से कि ऐसी कठपुतली वाली सरकार वहाँ पे जो एस्टेब्लिश कर दी गई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूरोप, दैट दे ऑल वर ओबिंग हिटलर ओनली. ओके, जो कि केवल और केवल हिटलर की बात ही मानती थी. जो गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो हिटलर को ही सपोर्ट करती थी, वो वहाँ पे यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ में इसी तरह की, बिकॉज हिटलर की पावर तो डे बाय डे इंक्रीज होती गई है ना, होती जा रही थी. बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर. पिनाकल मीन्स जो टॉप मोस्ट. ओके, तो अपनी पावर के टॉप मोस्ट जो एक पॉइंट आता है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे था. Hitler now moved to achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. जापान और इटली और जापान को जब उसने जीत लिया तो अब वो ईस्टर्न यूरोप को वो जीतना चाहता था. He wanted to ensure food supplies and living space for German. ठीक है, जर्मनियों के लिए वो लिविंग स्पेस चाहता था, रहने की जगह चाहता था, और ये चाहता था कि उनकी फूड सप्लाई रेगुलर होती रहे. तो वो ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थे उनको वो विन करने के लिए वो आगे बढ़ा. ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941. इन दिस हिस्टोरिकल ब्लंडर हिटलर एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड ईस्टर्न फ्रंट टू पावरफुल सोवियत आर्मीज. अब
1941 में जो उसने सोवियत यूनियन पे जो अटैक किया, तो इससे क्या हुआ कि ये उसकी एक बहुत बड़ी ब्लंडर कह लो, बेवकूफ़ी कह लो, हिस्टोरिक ब्लंडर था ये एक तरह से। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो हवा से मीन्स वो प्लेन से वो बॉम्बिंग कर रहे थे। ओके, तो जर्मनी इसकी उसमें चपेट में आ गया। एंड ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज़, और ईस्टर्न फ्रंट पे वो सोवियत आर्मीज़ से लड़ रहा था, तो सोवियत आर्मीज़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो जर्मनी को बहुत मुश्किल से वो अपना सामना कर रहा था उन दोनों टीम्स का, दोनों आर्मीज़ का। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टेलिनग्राद। सोवियत की जो रेड आर्मी थी उसने स्टेलिनग्राड में जर्मनी सेना को एक तरह से कह सकते हैं कि ह्यूमिलेटिंग जो डिफीट की थी। ओके, हरा तो दिया था, और वो हराना भी एक तरह से ह्यूमिलेटिंग था, मतलब उनको एक तरह से घुटने टेकने पर उसने मजबूर कर दिया था। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी hounded out the retreating German soldiers until they reached the heart of Berlin। और सोवियत रेड आर्मी के जो आर्मी मैन थे उन्होंने वापस लौटते हुए जो जर्मन सोल्जर्स थे उनका तब तक पीछा किया था। हॉन्डेड आउट मीन्स जो उन्होंने तब तक पीछा किया until they reached the heart of Berlin, कि बर्लिन के बीचों बीच तक जब तक पहुंच ना गए तब तक वो वापस, मतलब यहाँ पे तो हरा दिया था एक तरह से, ठीक है, और फिर जब वो लौट रहे थे तब भी उनका पीछा किया। एस्टेब्लिशिंग सोवियत hegemony over the entire Eastern Europe for half a century thereafter। So after this incident, the Soviet Red Army was established as a Soviet hegemony. Hegemony means leadership. Okay, so Soviet leadership was praised all over the world and all over the Eastern Europe. Actually, so Soviet became the leader for almost half a century. Okay, नेक्स्ट हाफ सेंचुरी तक सोवियत जो था वो एक लीडर के रूप में सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर वो रहा, सबसे ऊपर, मीन्स उसी का नाम आता था। मीन वाइल द यूएसए हैड रेजिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। और यूएस जो था दूसरी तरफ वो वॉर में इन्वॉल्व होने से कंटिन्यूसली वो बच रहा था, रेजिस्ट कर रहा था। ओके, बचने की तरीके वो सोच रहा था। एंड ही डिड नॉट एंटर टिल नाउ इन वॉर। It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War had caused। और उसका वॉर में नहीं आने का क्या सबसे बड़ा रीज़न था? that it was not ready to face all the economic problems which it had faced during First World War। ओके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो सारी प्रॉब्लम्स आई थी वो उन्हें वापस से फेस करना नहीं चाहता था। बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन ये वॉर से बहुत ज़्यादा दूर और बहुत लंबे टाइम तक दूर रह नहीं सका। उसका क्या रीज़न था? दैट जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन ईस्ट। ओके, जापान अपनी पावर बढ़ा रहा था। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक। और उधर से जो पैसिफिक ओशन में जो यूएस ने जो नेवल बेस, जो आर्मी का बेस बना रखा था, उसको वो अटैक करने के लिए प्लानिंग कर रहा था। ठीक है, व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। अब जो यूएस का जो बेस बनाया हुआ था, आर्मी का बेस पर्ल हार्बर में, तो वहाँ पे जब जापान ने जब बॉम्बिंग की, ओके, और उसका जो हिटलर को जब उसने सपोर्ट किया, तो इससे फिर अमेरिका को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर होना पड़ा और वॉर को लड़ना पड़ा। The war ended in May 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan। तो जब वॉर एंड हुआ 1945 में, तो उस समय हिटलर की डिफीट हुई, हार हुई, एंड यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान, एंड इट वाज द बिगेस्ट इंसिडेंट एवर, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इंसिडेंट in the world history। Okay, still today it is remembered because after so many years still the dropping of atom bomb results can be seen in the people living over there। Okay, generations have become destroyed because of only this dropping of atom bombs।
From this brief account of what happened in Second World War, we now return to Helmut and his father's story, a story of Nazi criminality during the war. So here this story of Second World War ends, and we will begin our next video right from the story which was discussed in the starting of the chapter, Helmut. Okay, an 11-year-old boy. Helmut's story we discussed in our first video. So again we will continue this story in our next topic. Till then, goodbye. Take care.